श्री बरवाडी के मेगालिथ हमारे आदिवासी परंपराओं के समृद्धि का प्रमाण देती हैं। इतिहास की पुस्तकें इन महान परंपराओं की सही सही व्याख्या कर पाने में असमर्थ रही हैं, तो हमने सोचा क्यों न विशेषज्ञों से बातचीत कर इन परंपराओं को समझने का प्रयास करें। झारखंड की जनजातियाँ, यह कार्यक्रम हमारे इसी प्रयास का परिणाम है। धरती आबा के बलिदान दिवस पर झारखंड विधानसभा टीवी इन कार्यक्रमों के माध्यम से अपने पुरखों को श्रद्धा के फूल समर्पित करती है। जोहार। झारखंड विधानसभा टीवी के सारे दर्शकों को मैं जोहार करता हूं। आज हम लोग मुंडा समुदाय की संस्कृति, उनकी सामाजिक विशेषताओं, उनके दर्शन, उनके धर्म और उनके अत्याधुनिक उसमें आधुनिक जो परिवर्तन आए हैं उस पर सब हम बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे बीच में जो विद्वान वक्ता उपस्थित हैं, डॉक्टर मीनाक्षी मुंडा हैं। डॉक्टर मीनाक्षी मुंडा ने दिल्ली विश्वविद्यालय से एंथ्रोपोलॉजी में एमए किया है और फिर वहीं से उन्होंने पीएचडी की है, डॉक्टरेट की डिग्री ली है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप पढ़ाते रही हैं। दूसरे जो हमारे विद्वान वक्ता हैं वो प्रोफेसर गुंजल लिकिर मुंडा साहब हैं और आपने आईआईटी रुड़की से फिजिक्स में एमए की डिग्री ली। फिर आपने सेंट्रल यूनिवर्सिटी से फोकलोर पर एमए की डिग्री ली और अभी सेंटर फॉर एंडेंजर्ड लैंग्वेजेज सेंट्रल यूनिवर्सिटी में व्याख्याता के तौर पर, असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर पढ़ा रहे हैं। हम लोग के बातचीत का जो वितान होगा, जो विस्तार होगा, वो भाषा परिवार, फिर उनका आवर्जन जो है मुंडा समुदाय का, उनका इतिहास, फिर उनका दर्शन, उनकी धार्मिक विशेषताएं, उनकी सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताएं, सरहुल का जुलूस बाबा रामदयाल मुंडा जी ने शुरू किया, उसका क्या प्रभाव पड़ा है। तो हम लोग 2 एपिसोड में बातचीत करेंगे। और भाषा परिवार के संदर्भ में ये उल्लेखित है कि विलियम जोन्स जब आए यहाँ 1783 में और 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई, तो भाषा परिवार को उन्होंने नस्ल के आधार पे बांटा। जो एक षड्यंत्र था, वो एक कॉलोनियल सोच थी, नस्ल की सिद्धांत थी, वो अवैज्ञानिक और बहुत ही वो स्यूडो एक थ्योरी है। लेकिन एक बड़ा वो चला जा रहा है और हम उसी आधार पर चीजों को देख रहे हैं। एक तो वो, दूसरा की जो बातचीत के क्रम में हम लोग जो खासियत है आदिवासी समाज का, वो क्षमता मूलक होना और प्रकृति दर्शन पर निर्भर होना, उनकी बातें हम लोग इतिहास के संदर्भ में भी और वो दर्शन के संदर्भ में भी और धार्मिक अनुष्ठानों के संदर्भ में भी करेंगे। पर्व त्योहारों के संदर्भ में भी वो क्षमता दिखती है। तो ये सारी बातचीत हम लोग शुरू करेंगे और शुरुआत हम करते हैं भाषा परिवार से। और मैं आमंत्रित करता हूँ गुंजल जी को, डॉक्टर गुंजल लिकिर मुंडा जी को, कि जो ऑस्ट्रो-एशियाटिक भाषा परिवार है उसके बारे में, उसकी जो खासियत है, उसकी जो विशेषता है, उस पर आप बातचीत शुरुआत करें। गुंजल जी। मुंडारी बोलने वाले अब बहुत लोग मुंडारी नहीं बोल रहे हैं, लेकिन एक समय था जब पूरी जनजाति मुंडारी भाषा बोला करती थी। तो ये मुंडारी भाषा जो है वो अगर हम इसे भाषा वैज्ञानिक रूप में देखें तो विद्वानों ने इसे ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा समूह में रखा है, जो कि जिसका विस्तार मध्य भारत से लेकर वियतनाम, कंबोडिया तक है। और भारत में इस भाषा समूह को हम लोग मुंडा भाषा समूह भी बोलते हैं, जिसके बहुत सारे विभिन्न भाषाएं हैं, जैसे मुंडारी, संथाली हो, असुर, बिरहोड़, बिरजिया, खड़िया, और अगर उड़ीसा की तरफ जाएं तो हमें जुआंग मिलेगा, इत्यादि इत्यादि। तो मुख्य रूप से जो मुंडारी भाषा है वो मुंडा भाषा समूह में आती है, और वो उससे बड़ा भाषा समूह है ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा समूह जी। हाँ, तो ये मोटा मोटी हम लोग ये समझे कि वो साउथ ईस्ट एशिया के देशों से होते हुए और खासी मेघालय के और हमारे उड़ीसा, और तो एक संथाली भी, खड़िया भी, बिरहोरी भी, आसुरी भी, सब एक ही परिवार की भाषाएं हैं। डॉक्टर मीनाक्षी जी से हम लोग चाहेंगे कि जो जनसंख्या, उसका भौगोलिक वितरण और सामाजिक सांस्कृतिक जो विशिष्टताएं हैं, जो मानव शास्त्रीय दृष्टिकोण से आप देखती हैं,
या फिर वो उसके अलग हटके भी जो आप देखती हैं, उस पर कुछ प्रकाश डालने की कृपा करें। डॉक्टर मीनाक्षी जी। बहुत बहुत जोहार सबों को। अगर मुंडा जनजाति की हम बात करते हैं तो अभी भी ये मतभेद है कि इनका जो यहाँ प्रवेश हुआ या फिर इनकी ओरिजिन है, उस पर अभी भी शोध कार्य चल ही रहे हैं। फिर भी दक्षिण पूर्वी भाग से ये शोधकर्ताओं ने माना है कि दक्षिण पूर्वी भाग से झारखंड में इनका प्रवेश करीब 600 ईसा पूर्व हुआ। और इसकी जानकारी हमें शोधकर्ता एस.सी. रॉय, उनकी जो किताब है उस पर मिलती है, द मुंडाज एंड देयर कंट्री। और उससे पहले अगर आप देखते हैं तो एक डिसर्टेशन, एक स्कॉलर डिसर्टेशन किया गया था, मुंडा रिलीजन एंड सोशल स्ट्रक्चर, हेलरी स्टैंडिंग ने किया था। उसने उन्होंने अपने डिसर्टेशन में कोट किया है कि 1840s में लेफ्टिनेंट टिकल्स ने एक अपनी किताब लिखी थी 1840 में, मेमोयर ऑफ ऑन दी हो दिसु। उसमें ये जिक्र किया गया है कि सिंहभूम के साउथ छोटानागपुर भाग में जो जनजाति है उनको उन्होंने मुंडा कहा। तो ऐसे ऐसे और भी स्कॉलर हैं जिन्होंने, जैसे डाल्टन के अपने कार्य में मेंशन किया है। हंटर ने 1868 में मुंडाओं की उपस्थिति दर्ज की है। उसके बाद 1961 की कार्य सेंसस में भी मुंडाओं की उपस्थिति को दर्ज किया गया है। और थोड़ा और हम आगे बढ़ते हैं तो आज का जो पॉपुलेशन, अगर हम कहते हैं 2011 के पॉपुलेशन सेंसस के रिकॉर्ड के हिसाब से 86 लाख जो है टोटल पॉपुलेशन है यहाँ का, जो ट्राइबल पॉपुलेशन है। और उसमें मुंडाओं का जो पॉपुलेशन है वो करीब 20 लाख के करीब है। और लिटरेसी अगर हम देखते हैं तो 57% लिटरेसी रेट है। और मुंडाओं को अगर हम यहाँ जानते हैं झारखंड में तो उनकी परंपराओं के माध्यम से ही ट्रेस किया जाता है कि किस भाग में जो उनकी परंपरा रही है पत्थलगढ़ी की, अगर उसको आर्कियोलॉजिकली हम ट्रेस करते हैं तो साउथ झारखंड के तरफ में जो सबसे बड़ा यहाँ का बरियल ग्राउंड है चुकाहातू, उसको एक लैंडमार्क के रूप में बीच में रखा गया है। और इसलिए ये हम कह सकते हैं कि उस क्षेत्र की तरफ से ही मुंडाओं ने झारखंड में प्रवेश किया है। जी अच्छी जी। तो एक मोटा मोटी ये जनसंख्या झारखंड में संथाल और उरांव के बाद तीसरी सबसे बड़ी आदिवासी समुदाय मुंडा है यहाँ। और मोटा मोटी रांची और खूंटी और कुछ सिमडेगा वाले हिस्से में उनकी बसावट दिखती है। जो मोटी जो अब हम देखें इस बात को कि जिस मेगालिथ स्ट्रक्चर की बात मीनाक्षी जी ने कही, तो समझ में आती है बात कि अध्ययन अगर हुआ है आदिवासी समुदाय के संदर्भ में, तो स्टोन एज और न्यूलिथिक पीरियड के समय का अध्ययन आपको दिखेगा कि कहाँ कहाँ वो मेगालिथ स्ट्रक्चर्स खड़े हैं इनके पूरे मध्य भारत में। और पकड़ी बरवाडी का हम उल्लेख कर सकते हैं, जहाँ ऐसा मेगालिथ स्ट्रक्चर है जहाँ से जिस दिन और रात बराबर होते हैं साल में 2 दिन, तो उसके कटिंग जो बीच में गोल कट किया हुआ है वहां से सूर्योदय होते हुए दिखता है। यानी नक्षत्रों की गणना इतनी एक्यूरेट थी उस पीरियड में भी आदिवासी समुदाय की कि वो उस ढंग से पत्थरों को गाड़ सके, नक्षत्रों की गणना करने के लिए, समय के अध्ययन के लिए कि टाइम क्या हो रहा है, और वो रास्ते के लिए भी, और नए गांव की बसावट के लिए, नया काम कुछ शुरू हो रहा हो उसके लिए, अंतिम संस्कार के लिए जो जुजोहातू में है, चोकोहातू में है, वो है। तो वो 2000 साल की परंपरा है चोकोहातू की, छोटी चीज नहीं है वो। और हमने वहाँ जयंता हिल में देखा है कि वहाँ विजय अभियान के बाद भी एक मेगालिथ का एक पार्क बनाया गया है। तो ये चीजें हैं इतिहास में, लेकिन इतिहास केवल स्टोन हेज का नहीं है, या इतिहास केवल ब्रिटिश पीरियड का नहीं है। इतिहास स्टेट फॉर्मेशन का भी है, इतिहास मदरा मुंडा जी का है। ठीक है कि ओरल हिस्ट्री है, तो ओरल हिस्ट्री होगी, उसको हिस्ट्री के
मतलब कि एकेडमिक हिस्ट्री में लाने का काम जो है वो शोधकर्ताओं का है, यूनिवर्सिटीज का है, TRI संगठन का है। लेकिन मदरा मुंडा की एक परंपरा रही है, और जैसा हम लोगों ने चर्चा की है कि ठीक है कि सब सिंधु क्षेत्र से बाहर से कहीं आर्य नहीं आए, सब सिंधु क्षेत्र से ही आए, लेकिन अगर वो बढ़े और उन्होंने उपेक्षा और संघर्ष के बाद संलयन किया, तो आदिवासी शासक समुदायों का संलयन हुआ, छत्रीकरण की प्रक्रिया हुई। इस पे हम आपकी बात जानना चाहेंगे। कई तरह की कहानियां उसमें देखी जाती हैं, छत्तीसगढ़ में भी, दक्षिण भारत में भी, अभीर लोग के संदर्भ में, और कई ऐसे शासक हैं लोग जिनके संदर्भ में कि वो मूलतः तो आदिवासी मूल के थे और बाद में उन्होंने छत्रीकरण उनका हो गया। एक बड़ी लंबा प्रोसेस है राजपूतीकरण का। और हमारे यहाँ फिर वो मदरा मुंडा के बाद से वो सत्ता हस्तांतरित हो जाती है, लेकिन एक शासन रहा है यहाँ मुंडा लोगों का। फिर अगर हम आ जाएं ब्रिटिश पीरियड में, तो कोल विद्रोहों से शुरू होके हम बिरसा मुंडा तक, सरदारी आंदोलन तक को देख सकते हैं। तो इस पे बात करने के लिए एक एक करके पहले गुंजल जी से अनुरोध करूंगा कि थोड़ा सा मुंडा लोगों के इतिहास पे प्रकाश डालें। जो बातें छूटेंगी फिर मीनाक्षी जी उसको पूरा करेंगे। गुंजल जी। जी, तो जैसे कि जो ओरिजिन है उस पर थोड़ा प्रकाश डाला मीनाक्षी जी ने, तो बहुत कंट्रोवर्शियल है कि बहुत लोग सिंधु सभ्यता के साथ जोड़ते हैं, कुछ लोग भाषाई दृष्टिकोण से देखते हैं तो साउथ ईस्ट एशिया से जुड़ता है, या तो हो सकता है कि इन दोनों के बीच से कोई चीज हुआ होगा। तो एक कंट्रोवर्सी भी है। और वो तो गुंजल जी ऐसा है ना कि वो सिंधु घाटी वाला, चूंकि वो आर्य और द्रविड़ और आर्य अनार्य वाला संघर्ष का एक थ्योरी दे दिया गया कॉलोनियल पीरियड में, तो लगा कि सिंधु घाटी अनार्य था तो वो आदिवासी। लेकिन देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय और रामचंद्र शर्मा का कहना है कि चूंकि ये जो जनजातीय गणराज्य थे तो मुख्य रूप से कृषि आधारित सभ्यता थी वो, तो नगर सभ्यता जो भी बनी होगी तो इनके ही खंडहरों पे बनी होगी। जैसा कि अजात शत्रु के समय में हम देख रहे हैं कि बज्जी महासंघ जो जनजातियों के गणराज्यों का महासंघ है, उसको पराजित करके मौर्य साम्राज्य आगे बढ़ रहा है। और मौर्य काल में कौटिल्य जो है वो आदिवासी गणराज्यों को विघटित करके 10-10 की संख्या में उनको दूर दूर बसा रहे हैं खेती के लिए। तो ये है अतीत में, इस पर काम नहीं हुआ है गुंजल जी। हाँ जी जी जी। तो इस पर तो और थोड़ा विस्तार से काम करना पड़ेगा। प्लस सिर्फ मौखिक इतिहास ही नहीं, बल्कि आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स, DNA वगैरह जो चल रहा है अभी, जो प्रोसेस में है। तो तो ओरिजिन बहुत कंट्रोवर्शियल है, लेकिन जो बाद का जो समय है, जहां हम देखते हैं कि मुंडा समुदाय के इतिहास में, मौखिक इतिहास में, जब कुछ कुछ इंसिडेंट्स होती हैं कि जैसे कि सत्ता का हस्तांतरण हुआ मुंडाओं का नागवंशियों के पास, तो निश्चय ही एक क्षत्रियकरण हुआ। और उसका सबसे इंटरेस्टिंग उदाहरण हमको कहानियों में दिखता है। तो जो कहानी सबसे बढ़िया जो जाती है कि जब चुनाव हो रहा था कि कौन राजा बनेगा, तो ऑप्शन दिया गया। एक तो मदरा मुंडा का अपना बेटा था, अपना खून था, और जो अडॉप्टेड बेटा था फनी मुकुट राय। तो ऑप्शन दिया गया कि तुम कि देखने के लिए कौन असल में राज चला पाएगा। तो एक कुर्सी रखा गया और एक बोलते हैं वो पीढ़ा रखा गया। तो फनी मुकुट राय कुर्सी में बैठा और मदरा मुंडा का अपना खून पीढ़ा में बैठता है। फिर खाने के लिए पत्तल और एक कांसा का प्लेट दिया गया। तो फनी मुकुट राय कांसा का में खाया और उसका जो अपना बेटा था वो पत्तल में खाया। तो इस तरह से बहुत होता है कि असल में कौन बनेगा। और अल्टीमेटली फनी मुकुट राय, चूंकि राजा कुर्सी में बैठता है, राजा थाली में खाता है, राजा घोड़ा चढ़ता है, तो ये सब हुआ और उसको सत्ता दी गई। तो यहाँ पर सोचने वाली बात है कि मदरा मुंडा का जो अपना बेटा था वो सब काम कर रहा था जो कॉमन पब्लिक करती है। ठीक है, कॉमन पब्लिक कभी कांसा का थाली में नहीं खाता, वो पत्तल में ही खा रहा है। वो बैठ रहा है तो जमीन में बैठ रहा है, या तो वो मचिया में बैठ रहा है, वो कुर्सी में नहीं बैठ रहा है। चल रहा है तो पैदल चल रहा है, घोड़ा में नहीं चल रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं एक हमारा एक क्या कहे, एक राजा या फिर एक कबीला का सरदार को किस तरीके से हम देखते हैं, उस पर एक बदलाव हो रहा है। मुंडा जो हम राजा बोलते हैं जिसको, वो बहुत ही क्या कहें, अभी के संदर्भ में राजा
का अर्थ अगर हम लोग निकालेंगे तो एक बड़ा सा तलवार लेके घूमेगा, बड़ा सा पगड़ी पहनेगा, उसके पीछे हजारों सैनिक होंगे। तो राजा का अर्थ कभी भी इस क्षेत्र में या फिर या कहीं भी आदिवासी क्षेत्र में वो नहीं रहा कि एक हायरार्की मेंटेन करके रहे, एक एक उसका एक अलग अलग ही रौब रहे। निश्चित तौर पर उसका एक अलग उसका क्या कहे ज्ञान का संकलन बढ़िया होगा, लोगों को नेतृत्व करने की क्षमता अलग रही होगी, लेकिन वो भी एक आम आदमी की तरह ही जीता था, अपना काम स्वयं करता था। तो एक आदिवासी समुदाय में जो एक बराबरी का जो दृष्टिकोण रहा है शुरू से, वो हमेशा से था, सो कॉल्ड राजा और प्रजा के बीच भी। तो वो इस कहानी में कहीं ना कहीं टूटता हुआ दिखता है कि फानी मुकुट राय घोड़ा चढ़ रहा है, कुर्सी में बैठ रहा है। तो एक क्या कहेंगे एक हायरार्कियल सेटअप उस कहानी में अपने आप आपको देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये असली जिंदगी में भी हुआ होगा। और जी हाँ, जो जैसे क्षत्रियकरण का बात कर रहे हैं हम लोग, तो निश्चित तौर पर ही क्षत्रियकरण हुआ। और फिर वो दोनों समुदाय एक होते हुए भी शायद अलग अलग हो गए उसके बाद। तो मुंडा लोग अपना राजपाट लेकर एक नई दुनिया में, अपने ही दुनिया में खुश रहे, जो उनकी व्यवस्था थी उसी में रहे। और जो क्षत्रियकरण हुआ उसमें उन लोग अपना रिश्ता नाता बहुत बड़े बड़े घरानों के साथ जोड़ने शुरू कर दिया। और शायद संभवतः जो उनका जो मानसिक जो मेंटल सेटअप था, वो क्षत्रिय क्षत्रिय और फिर उस एक हायरार्कियल सेटअप में चला गया। तो ये तो हमारा फोकलोर में दिखता ही दिखता है। और बाद में जो विभाजन हुआ, तो अभी भी उसका हम लोग सबूत देख पाते हैं, जो अभी तक चला आ रहा है। जी, मीनाक्षी जी, ब्रिटिश पीरियड का जो उलगुलानों का की जो श्रृंखला है, जो 1820-21 में जिसको हम कोल विद्रोह कह रहे हैं, हालांकि वो हो मुंडा और उरावनों का की क्रांति थी। कोल एक डेरोगेटरी वर्ड के तौर पे मुझे ये लगता है कि ब्रिटिशर्स ने उसको उपयोग किया था। फिर 1830-31 में वो फिर से होता है रिवोल्ट। फिर एक जो शांतिपूर्ण आंदोलन है सरदार लोगों का, मुंडा सरदारों का, बहुत लंबे समय तक चलता है। वो अहिंसक और सत्याग्रह पर आधारित है। वो आवेदन देते हैं, वो प्रार्थना करते हैं, वो कोर्ट में जाते हैं, वो विक्टोरिया महारानी को पत्र लिखते हैं, वो धर्म परिवर्तन करते हैं कि हमारी जमीनें हमको वापस मिल जाएंगी। और वो कलकत्ता हाई कोर्ट में अपना वो पत्थलगढ़ जो गांव उन्होंने बसाया था उसकी पहचान के तौर पर उन पत्थरों को ढोकर ले जाते हैं। और वो गजेटियर कहता है मैली का कि 1 लाख रुपया उस पीरियड में बाबू लोगों ने, कलकत्ता के बाबू लोगों ने वसूल लिया सरदार मुंडा लोगों से। और लेकिन जजमेंट उनके पक्ष में नहीं आया, तब बिरसा मुंडा का जन्म हुआ। तो इस इतिहास के इस श्रृंखला पे मीनाक्षी जी अपना प्रकाश डालने का कष्ट करें। जी, यहाँ जैसे अभी जो राजपाट कहना चाहिए, गुंजन ने अभी कहा कि राजपाट किस हिसाब से एक आदिवासी समाज से निकल करके किसी और के हाथ में चला गया। शुरू से झारखंड में जो भी लड़ाई रही वो भूमि को लेकर के ही हुई। अब सरदारी आंदोलन कहे चाहे कोई भी आंदोलन कहे, भूमि राजस्व से ही लोग आज तक, अभी तक कहना चाहिए कि यहाँ की जो लड़ाई हो भूमि से संबंधित ही रही। तो सीधा सीधे अगर हम एक मानव शास्त्रीय दृष्टिकोण से देखते हैं तो जो जमीनी जो सच्चाई है वो कहीं ना कहीं इतिहासों में उसकी झलक हमें दूसरे तरीके से दिखती है। अगर हम उसको तथ्य की तलाश करते हैं तो हम उसे लोक कथाओं में ढूंढते हैं, तब जाकर के अभी तक जो मैंने शुरू से ही यही कहा कि हम लोगों का जो ओरिजिन है अभी तक वो कंट्रोवर्शियल ही रहा है। जो शील पट्टे की बात आपने कही कि जो कोलकाता लेकर के गए, तो वो शील जो पत्थर का जो बड़ा टुकड़ा जो लेकर के गए वो आज भी है, तो वो भी जमीन से ही संबंधित है। तो जो लड़ाई हम देख रहे हैं वो जमीन को लेकर के शुरू हुई और जमीन से ही अभी तक चली आ रही है। वो पत्थरों से जोड़े चाहे लोक कथाओं से जोड़े, सब में हमें वो भूमि प्रेम जो है यहाँ के लोगों का वो ही झलकता है। और जो कहानियों में जैसे दिखता है कि जो राजपाट, जैसे अब बहुत सीधे तौर से कहा गया कि एक आदिवासी समाज किस तरह अपने आप को दिखाता है, दर्शाता है, और हम कैसे देखना चाहते हैं एज ए
आउटसाइडर, आप बाहरी के तौर तरीकों से आप यहाँ के लोगों को कंपेयर करते आए, आपने यहाँ के लोगों को कभी समझने की या फिर उनके स्थिति और परिस्थिति को समझने की कोशिश नहीं की। शुरू से एक चला आया इतिहास, अगर हम टटोले थोड़ा हमको तो बैलेंस करना ही पड़ेगा, माने चाहे ना माने, लेकिन जो लिखित तौर पर है हम उसी को ही मान रहे हैं और मानना पड़ रहा है, क्योंकि अभी तक वो सत्यापित नहीं हो पा रहा है। राशि तो जी, उसमें वहाँ मेरा ये कहना जी था ना कि जो भी इतिहासकार हैं, वो सबाल्टर्न हों या जो भी हों, एक तो ब्रिटिश पीरियड के इतिहास को रेखांकित करते हैं और वो उन गुलामों को ज्यादा रेखांकित करते हैं। जैसे जेसी झा अगर शोध कर रहे हैं तो वो कोल रिवोल्ट पे शोध कर रहे हैं, जी कुमार सुरेश सिंह कर रहे हैं तो वो बिरसा मुंडा पर कर रहे हैं। जी लेकिन 1857-58 से लेके 1894-95 तक 96 तक बिरसा मुंडा के उदय तक एक शांतिपूर्ण जो मूवमेंट चला सरदारों का, मुंडा सरदारों का, इस पर कोई बात नहीं करना चाहता। उसके पहले उसके पीछे एक पूर्वाग्रह ये काम करता है कि तो आदिवासी हैं, ये तो सैवेज लोग हैं, तो जब होगा तो हथियार ही उठाएंगे, ये सत्याग्रह क्या समझेंगे, ये शांतिपूर्ण क्या समझेंगे, तो जंगली लोग हैं। तो ये जो सरदारी आंदोलन जैसे शांतिपूर्ण आंदोलन को महत्ता नहीं देना, इसके पीछे और उसकी महत्ता को थोड़ा रेखांकित करने की। जी जैसे शुरू में ही ये कहा गया कि मुंडाओं को हमेशा धकेलते हुए अंदर लोगों ने पहुंचा दिया, मतलब जहां भी थोड़ा ये शांति प्रिय लोग थे, जब भी आए बाहरी आए तो वहां से उनको धकेला गया और ये चुपचाप से अंदर चले गए। तो यहाँ पे भी उसी चीज की व्याख्या की गई है कि बड़ा शांतिपूर्व से ही लोगों ने गया, चिट्ठी लिखी, जो विक्टोरिया को चिट्ठी लिखी, तो वो क्या था, एक शांतिपूर्व तरीके से ही किया गया। थोड़ा हम विद्रोह देखते हैं तो बिरसा के आंदोलन में थोड़ा सा देखते हैं, वो भी मतलब आपको इतना ज्यादा पुश किया गया, इतना ज्यादा दबाया गया कि आप मजबूरन आपने हथियार उठाया, नहीं तो आप देखते ही रहे हैं कि लोग शिफ्ट होते चले गए कि अच्छा यहाँ से हमें अंदर चले जाना है, तो जंगलों में वो और पीछे धकेलते ही चले गए अपने आप को, कभी उन्होंने हथियार नहीं उठाया। लेकिन आप अगर सच्चिदानंद या फिर सुरेश सिंह की किताब में भी अगर हम देखते हैं तो वहां पे इसकी व्याख्या की गई है कि आपने यहाँ पे एक आंदोलन के रूप में, एक बड़ा आंदोलन के रूप में बिरसा को उन्होंने बिरसा आंदोलन को व्याख्या की गई है उसमें। सही है। बिरसा तो पहले रोगहर के तौर पे, समाज सुधारक के जी तौर पे, जी समाज सबसे सेवी के बाद रूप में वो में उनको क्रांतिकारी के दिखाया तौर गया। पे आते हैं। हाँ वो बात का, इस सोसोबोंगा की जो कहानी है गुंजल जी, तो ये भी कुछ इतिहास को ही दर्शाती है, या फिर उसका कुछ और दार्शनिक व्याख्या है। मैं आपसे कि इसको 2-4-5 मिनट में सोसोबोंगा पे अपनी बात करना चाहेंगे गुंजल जी। तो सोसोबोंगा की कहानी पूरे झारखंड, ना सिर्फ मुंडा लोगों की कहानी है, मतलब इसको हम झारखंड के इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हम मानते हैं इस कहानी का। क्योंकि ये कहानी सिर्फ मुंडाओं के बीच नहीं है, इस कहानी का मैंने अलग-अलग वर्जन ऑलमोस्ट सारी जनजातियों में देखा है। मुंडाओं में, उरांव में, कुछ हो में भी है, असुरों में भी है। तो देखा जाए तो ये एक सम्मिलित इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु दिखाता है। और चूंकि लोक कथाएं या फिर मौखिक जो इतिहास है वो एक दिन में बनता नहीं है, और कोई भी एक अगर घटना घटती है तो उस पर सालों साल एक लेयर के ऊपर एक लेयर हाँ, सामूहिक चेतना और चढ़ सामूहिक स्मृतियों का। जी जी। हाँ। तो उसको उसका एक्सप्लेनेशन सिर्फ एक घटना को लेकर हम लोग नहीं कर सकते हैं कि इस 10 साल में ये हुआ था। वो पिछला 1000 साल, 1500, 2000 साल जितना भी कहें हम उसको, उसकी सामूहिक स्मृतियां ही हैं। तो उसको उस ढंग से ही उसे हम लोग को डिकोड करना पड़ता है, उसको विभाजित करना पड़ता है कि अच्छा ठीक है, ये पर्टिकुलर जो घटना थी उसमें ये चीजें काम की। तो सोसोबोंगा की जो कहानी है उसमें इतना तो हम देखते हैं कि जो यहाँ की पारंपरिक जो दर्शन है, जो धर्म है, जो मान्यताएं हैं, उसमें किस तरह से बाहरीपन धीरे-धीरे आता है। और अगर हम उसे पूरा ट्रेस करेंगे तो ये बाहरीपन या क्या कि बाहर की जो दृष्टिकोण है वो कुछ एक लंबे समय तक रहती है, और जब यहाँ पर झारखंड आंदोलन के साथ जो यहाँ पर जो पुनर्जागरण का जो विचारधारा शुरू होती है, उसके साथ भी ये कहानी फिर बदलती है।
तो पूरे झारखंड का इतिहास हम इसको देख सकते हैं, उसका पूरा दर्शन को हम इस पर समाहित कर सकते हैं। तो व्याख्या थोड़ी लंबी होगी, लेकिन जो हम इसको शॉर्ट में हम कह सकते हैं, दर्शकगण बाद में इस पर और पूरी कहानी पढ़ सकते हैं, इस पर और जानकारी ले सकते हैं। लेकिन इसमें बहुत सारी बाहरी एलिमेंट्स हैं, अगर हम सिर्फ मुंडा के संदर्भ में देखें। एक तो है कि आप प्रत्यक्ष रूप में देख सकते हैं कि इसमें जो एक मंत्र के रूप में इसको पढ़ा जाता है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बैलेट बोलते हैं, उस गीति कथा के रूप में इसको पढ़ता है। और जनरली धान रोपने के बाद करमा के आसपास का समय रहता है जब इसका पाठ किया जाता है, और पाठ करने वाला एक विशेष आदमी होता है, वो सब कोई नहीं कर पाते हैं। और अ, इसमें जब बोलता है तो मुंडारी भाषा में ही पूरी गीति कथा है। लेकिन बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो सीधे इंडो आर्य भाषा परिवार से लिए गए हैं, जैसा कि जो गिनती की संख्या है, जो पहला शुरुआत में ही 81 पीढ़ी 83 बादी 81-83 वो हिंदी हो गया। उसके बाद भले ही उस पर मुंडारी का एक लेयर चढ़ा हुआ है, लेकिन कोई-कोई बड़े-बड़े एलिमेंट्स हैं जो इसे इंडो आर्य भाषा परिवार से आगत मानते हैं हम लोग। और सबसे बड़ी चीज़ है इसमें कि चूँकि शायद हम लोग इस पर बाद में बात करेंगे कि जो हम लोग चीज़ों को एक समानता के रूप में जब देखते हैं, तो इससे पहले हमने डिस्कस किया कि किस तरह से मदरा मुंडा या फिर अन्य मुंडा राजाएँ हैं या राजा थे, वे किस तरह से विशिष्ट स्थान रखने के बाद भी अपने लोगों के साथ रहते थे, उनके जैसे ही काम करते थे। तो ये जो दृष्टिकोण है मुंडा आदिवासियों की, ये वो जो फिजिकल रेल्म से के बियॉन्ड भी कहें कि एक जो सुपरनैचुरल दुनिया है, जिसमें भगवान इत्यादि आते हैं, जो इसमें आत्माएँ आती हैं, उस सर्कल तक भी गया है। तो इसमें देखा जाए तो सारे भगवानों को हम एक जैसा मानते हैं, सारी आत्माओं को एक जैसा मानते हैं। किसी एक को श्रेष्ठ कहने के लिए मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ हम उसकी पूजा करते हैं। एक ईश्वरवाद यहाँ पर नहीं है। लेकिन सोसोबोंगा कहीं न कहीं ये एस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है कि भगवान एक है, तुम उसकी पूजा करो। चल जी, जी। कंटिन्यू करेंगे हम लोग जब दर्शन वाले उस पे हाँ, हाँ, जाएंगे हाँ। अगले हाँ। एपिसोड में, तो इस जी, जी, बात जी। को हम लोग आगे वो कंटिन्यू करेंगे, इसको हुँ। नियमित रखेंगे। जी। और अभी इस एपिसोड के लिए मैं दर्शकों को धन्यवाद करता हूं, और झारखंड विधानसभा टीवी के टीम को भी धन्यवाद करता हूं, अपने दोनों विद्वान वक्ताओं का सम्मान करते हुए, उनको उनके प्रति हार्दिक आभार प्रकट करते हुए फिर हम लोग द्वितीय एपिसोड में मिलते हैं। जोहार।